नमस्कार। डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आधुनिक जीवन शैली और तनाव के कारण मधुमेह यानी कि डायबिटीज काफी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर के आंकड़ों से अगर तुलना करें तो हिंदुस्तान में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं और इसी कारण भारत को विश्व की डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखकर डायबिटीज पर चर्चा जैसी अनूठी पहल की शुरुआत की गई ताकि लोगों को डायबिटीज और उसके कारण होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके। डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो में देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हमें डायबिटीज के लक्षण, उसके उपचार और डायबिटीज से होने वाले हानिकारक प्रभावों की अधिक जानकारी देते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं स्वागत करती हूं उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर हामिद अशरफ जो अलगढ़ से हैं। नमस्कार। डॉक्टर उमेश कुमार गर्ग आगरा से। नमस्कार। डॉक्टर अंशुल अग्रवाल झांसी से। नमस्कार। डॉक्टर सौरभ शिशिर अग्रवाल नोएडा से। नमस्कार। तो आज दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर हामिद अशरफ जी आपसे है। एक आम व्यक्ति को कैसे पता चल सकता है कि उसे डायबिटीज होने का खतरा है और क्या डायबिटीज के कोई आम लक्षण होते हैं जिनको नोटिस करने पर किसी भी व्यक्ति को डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए? अगर हम सब डायबिटीज़ के ख़तरे की बात करें तो हम सभी ख़तरे में हैं, क्योंकि जो साउथ एशियन रेस है ये अपने आप में एक बड़ा ख़तरा है। उसके अलावा अगर किसी का वेट ज़्यादा है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, मतलब कि पेट बाहर को निकली हुई है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, या किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ये डिनोट करती हैं कि हमारा रिस्क बाकी लोगों से ज़्यादा है। उसके अलावा जो है और भी फीमेल्स में अगर जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री है, या जो बच्चे जब वो माँ के पेट में थे उनके मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस थी, तो ऐसे लोगों को भी जो है डायबिटीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें डायबिटीज़ के सिम्टम्स की या लक्षणस के, तो उसमें जो एक बात समझने की है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 50% लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होता है। तो और जो लोगों को सिम्टम्स होता है उसमें प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, वज़न का कम होना, या बार बार जो है इन्फेक्शंस का होना पर्टिकुलरली यूरिन में, या फोड़े फुंसी का निकल जाना, ज़ख्म का ठीक नहीं होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये प्रॉब्लम किसी को हो तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और फिर अपनी जांच करानी चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर ने दी है हमें। अब डॉक्टर उमेश कुमार गर्ग जी, मेरा सवाल आपसे है कि यदि डायबिटीज़ का उपचार ना किया जाए तो डायबिटीज़ के समय के साथ ही शरीर को कैसे प्रभावित करता है, उसका क्या असर देखने को मिलता है? अगर हम डायबिटीज़ का इलाज न करें तो शरीर के हर अंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में मरीज़ हाइपरग्लाइसेमिक शुगर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, इसकी वजह से डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस या नॉन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसे हॉन्ग कहते हैं उसके कोमा की वजह से आ सकता है। उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जेनेटो यूरिनरी, पल्मोनरी। लॉन्ग टर्म में इसके कुछ विशिष्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, आँखों के पर्दे का ख़राब होना, गुर्दे पर प्रभाव होना, पैर की नर्व्स पर असर आना, हृदय और दिमाग को जाने वाली खून की नलकियों का बंद होना। और ये पाया गया है कि डायबिटीज़ दुनिया भर में अंधेपन का, गुर्दे के ख़राब होने का और एक्सीडेंट के अलावा अगर हम बात करें कि पैरों के कटने का, एम्पुटेशन का सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसका इलाज शुरू से लिया जाए ताकि कॉम्प्लिकेशंस हो। इसके अलावा और भी सभी अंग प्रभावित होते हैं। डिप्रेशन है, हार्ट का फेल होना है, आँखों में मोतियाबिंद का अधिक होना है, ये सभी चीज़ें इनसे होती है। जोड़ों का अफेक्ट होना है, आपके दांतों में बार बार इन्फेक्शन, पायरिया का होना है, ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ की वजह से होती है। इसलिए ज़रूरी है समय पर अपने चिकित्सक से संपर्क करें और इलाज लें। यानी कि बहुत सारा इफेक्ट जो है वो डायबिटीज़ एक व्यक्ति पर डाल सकती है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है। डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि हमने टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में सुना है। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं और इसमें अंतर क्या होता है? जी, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है और आगे चल के इंसुलिन बनने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनिशियली लेवल पे टाइप 2 डायबिटीज़ में दवाइयों का असर काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद आती है टाइप 1 डायबिटीज़, जो अनुमान 5 से 15 साल के बच्चों में देखने को मिलता है या 25 साल की उम्र के व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलता है। इसमें इंसुलिन बनने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए
बिना इंसुलिन के इनके लिए ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा कुछ मिक्स टाइप ऑफ डायबिटीज़ होती हैं, जैसे कि टाइप 1 और टाइप 2 की मिक्स डायबिटीज़, जिनको 1.5 डायबिटीज़ या लाडा भी बोलते हैं, जिनमें इनिशियली दवाइयाँ इफ़ेक्टिव होती हैं, आगे चल के इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा कुछ टाइप ऑफ डायबिटीज़ हैं जैसे कि मॉडी, जिसमें स्पेसिफिक दवाई देने से शुगर काफ़ी अच्छी कंट्रोल हो जाती है। कुछ डायबिटीज़ होती हैं जो प्रेगनेंसी में होती हैं, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं जिसमें पैंक्रियाज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पैंक्रेटाइटिस या कैल्शियम डिपोजिशन होने की वजह से, कैल्सिफिकेशन होने की वजह से कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस, इनमें अमूमन इंसुलिन ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स बढ़ने की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है, जिसमें स्टीरॉयड हार्मोन बढ़ना, थायराइड हार्मोन का कम होना या ज़्यादा होना, इन सब प्रॉब्लम से डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ डायबिटीज़ कराती हैं। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरह की डायबिटीज़ है। इनफैक्ट इस शो के माध्यम से मैं ये पहल करूँगा आप सब दर्शकों को कि आज ही अपने डॉक्टर से मिलें और ये जानें कि हमें किस तरह की डायबिटीज़ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि जिस तरह की डायबिटीज़ हो उसी तरह से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज लिया जाए। बिल्कुल, तो जिस तरह की डायबिटीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है उसी तरह का इलाज आपको मिले, इसलिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगला सवाल मेरा डॉक्टर सौरभ शिशिर अग्रवाल जी आपसे है कि डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोज किया जाता है, कि कौन से परीक्षण आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं, इसको लेकर के जवाब चाहिए। डायबिटीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट हैं जो कि ईजिली अवेलेबल हैं आजकल हर लैब में। स्टार्टिंग से हम बात करें तो एक फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसका मतलब होता है खाली पेट ब्लड शुगर। जब आप 8 घंटे से अधिक खाली पेट होने के बाद आपकी अगर खाली पेट की ब्लड शुगर 126 या उससे ज़्यादा आती है, खाने के बाद की ब्लड शुगर जिसे हम पीपी ब्लड शुगर बोलते हैं, उसको करने का सही तरीका होता है कि जब आपको पहली बार डायबिटीज़ पता चलती है तो आप 75 ग्राम ग्लूकोज को पानी में पीने के बाद 2 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर 200 या उससे ज़्यादा आ रही है तो हम बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। और तीसरा HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपके पिछले 3 महीने के शुगर का एवरेज बताता है। अगर आपका HbA1c 6.5 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब भी आपको डायबिटीज़ है। तो आप किसी भी लैब में जाकर अपने ये 3 टेस्ट करवा सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। बिल्कुल, तो लैब में जाइए, टेस्ट करवाइए और जानिए कि आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या नहीं है। अगला सवाल डॉक्टर हामिद अशरफ जी मेरा आपसे है कि एक व्यक्ति को जब डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाता है तो क्या उसका इलाज जो है वो तुरंत शुरू कर दिया जाता है? अगर हम डायबिटीज़ के इलाज की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डायबिटीज़ का जो इलाज होता है वो मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं उसके। एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशन होता है कि खाने पीने में जो एहतियात बताई जाती है वो करना है। दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बारे में जो बताया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ मेडिकेशंस हैं। तो जब हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन और फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज की, ये तो हर पेशेंट को बिल्कुल करना चाहिए जिस समय से, जैसे ही डायग्नोसिस बनी, जैसे ही पता चला। इनफैक्ट जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन जिनको वो रिस्क फैक्टर्स है जो मैंने पहले बताया अगर वो हैं तो उनको भी ये चीज़ें अपनानी चाहिए। जैसे कि खाने में जो है रिफ़ाइंड शुगर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैदा है, पैकेट वाले फूड्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो और एडिकेट अमाउंट्स में फ़ैट, उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फ़ैट्स का जो है एक अच्छा प्रोपोर्शन हो, जो कि हमें कोई स्पेशलिस्ट डायबिटिक एजुकेटर है या डायबिटिक न्यूट्रिशनिस्ट है वो बताएगा। उसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी भी जो हम बताते हैं कि एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक, कि डेली एटलीस्ट 30 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए टहलना या ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे कि आपकी सांस थोड़ी फूलने लगे, थोड़ा आप थकने लगें, आपको पसीने आने लगे, आपका पल्स बढ़ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें न सिर्फ डायबिटीज़ वालों को बल्कि हर उस आदमी को करना चाहिए जिसके अंदर रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज़ हैं। अब बात मेडिकेशंस की आती है तो मेडिकेशंस कुछ लोगों में अगर शुगर से ज़्यादा हैं या उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसमें तो फ़ौरन ही स्टार्ट होनी चाहिए, या अगर शुगर बहुत मिनिमली रेज्ड हैं तो उसमें कुछ दिन का वेट किया जा सकता है। लेकिन मैं लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि ये डिसीजन खुद ना लें बल्कि अपने डॉक्टर से बात करके उनसे मशवरा करके जो चीज़ फ़ाइनल हो वो करें। तो मेडिकेशन और फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसका जो भी चीज़ करना चाहिए पेशेंट को खुद से नहीं करना चाहिए बल्कि अंडर सुपरविजन होना चाहिए, किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में रह के करना चाहिए। बिल्कुल, तो अंडर सुपरविजन रहिए और बैलेंस डाइट लीजिए, लगातार एक्सरसाइज करिए ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो आपके आसपास बना रह सके।
अगला सवाल मेरा डॉक्टर उमेश कुमार गर्ग जी आपसे है कि डायबिटीज़ के जो संभावित कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या होते हैं और उन्हें रोका कैसे जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डायबिटीज़ के जो संभावित कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम दो मुख्य ग्रुप और बाकी के कोऑर्डिनेटेड ग्रुप में रखते हैं। दो मुख्य ग्रुप हैं माइक्रोवेस्कुलर यानी कि महीन जो छोटी छोटी रक्त नलियाँ होती हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस, और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन स्पेसिफिक कहे जाते हैं डायबिटीज़ के लिए, जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है, आँखों के पर्दे पर असर आना, बाकी आँखों में और भी असर आते हैं। इसके अलावा दो और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि गुर्दे की ब्लड नसर्स पर असर आना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये तीनों स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा मैक्रोवेस्कुलर यानी कि रक्त जो वाहिनी है बड़ी वाली, उन पर असर आना, दिल की और दिमाग की, और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज यानी कि हाथ और पैरों की नसों पर ब्लॉक होना। इसके अलावा जो एसोसिएटेड अदर्स हैं, जॉइंट्स डिसऑर्डर हैं, डेंटल डिसऑर्डर हैं, मेंटल डिसऑर्डर हैं। अब बात आती है क्या इनको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है? जी हाँ, डायबिटीज़ इन जनरल ट्रीटमेंट लेने से इन कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इनके ऑनसेट को डिले कर सकते हैं। अगर कोई एवरेज कॉम्प्लिकेशन 5 साल में हो रहा है तो अच्छा ग्लूकोज कंट्रोल जितना जल्दी करेंगे कॉम्प्लिकेशन लेट होंगे, नंबर 1। दूसरा, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। अगर हम दवा न लें तो कॉम्प्लिकेशन अगर 60% में हो रहे हैं, दवा लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन 30% या 20% में होंगे। इसके अलावा अब जो नया आया है वो ये है कि कुछ विशिष्ट दवाइयाँ होती हैं जो स्पेसिफिकली कॉम्प्लिकेशंस को कम करती हैं, खासकर गुर्दे को और दिल को। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस में नहीं दी जाती। तो यह ज़रूरी है कि हर मरीज़ को अपने एक जब डायग्नोसिस होता है तो बेसलाइन कॉम्प्लिकेशन का असेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में तो कई बार जब बीमारी का पता चलता है कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी हो चुके होते हैं, तो उनका प्रोग्रेशन बढ़ने को रोका जाए या स्लो किया जाए, स्पेसिफिक ड्रग्स दी जाएं। इसलिए अपने चिकित्सक से हमेशा पूर्ण जांच करवाएं, मशवरा करें और वो दवाएं लें ताकि उनके कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो अगला सवाल मेरा डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जी आपसे है, क्या डायबिटीज़ के मरीजों के लिए HbA1c के महत्व और ब्लड शुगर के स्तर की नियमित निगरानी के महत्व के बारे में बता सकते हैं? जी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि HbA1c एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए, बट स्पेशली HbA1c क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। HbA1c एक ब्लड टेस्ट है जो 3 महीने की औसतन शुगर की जांच होती है। इससे हमें डायग्नोसिस में यानी डायबिटीज़ पता करने में बहुत जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग के लिए भी यह टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे पता? हर 3 महीने में ये रिकमेंडेशन है कि HbA1c को नियमित तौर पे हर 3 महीने में रिकॉर्ड करें, जांच करें। HbA1c जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की रिकमेंडेशंस हैं वो यही सजेस्ट करती हैं कि HbA1c को हम टारगेट करें 7 या 7 के अंदर। किसी किसी केस में हम ज़्यादा अच्छा टारगेट कर सकते हैं, जिसमें 6.5 के अंदर यदि टारगेट कर पाएँ बिना किसी शुगर को कम किए तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी किसी स्पेशल केस में HbA1c को 8 तक भी टारगेट करते हैं। वो स्पेसिफिक जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें ये डिसाइड करता है, ये डॉक्टर आपका डिसाइड करेगा कि HbA1c का आपका टारगेट क्या है। इसके अलावा शुगर मॉनिटरिंग के लिए एक डिवाइस आती है जो कि ग्लूकोमीटर। मेरे ख्याल से काफ़ी दर्शक इस चीज़ से काफ़ी वाकिफ़ होंगे कि एक ग्लूकोमीटर जो डिवाइस है वो सिंपल एक फिंगर प्रिक से शुगर की मॉनिटरिंग करती है। इस शो के माध्यम से मैं ये रिकमेंड भी करूँगा कि हर डायबिटिक पेशेंट के पास एक ग्लूकोमीटर होना बहुत आवश्यक है। इससे वो रेगुलर शुगर की मॉनिटरिंग करें। खाली पेट शुगर, खाने के पहले की शुगर्स और रात को खाने के पहले की शुगर, इसके बाद नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर खाने के 2 घंटे बाद या रात खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर अनुमान रेगुलर बेसिस पे जांच करनी चाहिए। जो रिकमेंडेशंस हैं, खाली पेट की शुगर 80 से 130 के बीच में होनी चाहिए और भरे पेट की शुगर 180 से कम होनी चाहिए। यदि हम इन सारी शुगर्स को प्रॉपर टारगेट करते हैं तो हमारा जो बेसिक टारगेट HbA1c का है वो अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मॉनिटरिंग के लिए कुछ नई डिवाइसेस आई हैं जिसको हम CGMS बोलते हैं, यानी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। ये डिवाइसेस कुछ बटन के फॉर्म में होती हैं जो कि आर्म में या पेट में
लग जाती है। ये जो सेंसर्स हैं वो रेगुलर मॉनिटरिंग 5 से 15 मिनट में शुगर को जांच करके ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करते हैं, जो आपके फिजिशियंस को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में शुगर की मात्रा मिलती है जो फिजिशियंस को काफ़ी हेल्प कर सकता है आपके शुगर को बहुत अच्छे नियंत्रण करने में। तो यदि हम इन सब को मॉनिटर करते हैं, प्रॉपरली अपने HbA1c टारगेट को अचीव करते हैं, तो आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ से रिलेटेड भीषण कॉम्प्लिकेशंस को हम काफ़ी हद तक रोक पाएंगे या डिले कर पाएंगे। बिल्कुल, तो अपने शुगर लेवल को फ्रीक्वेंटली मेजर करना चाहिए और उस पर कभी ना कभी ध्यान देते रहना चाहिए। अगला सवाल मेरा डॉक्टर सौरभ शिशिर अग्रवाल जी आपसे है कि क्या डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कोई आहार या डाइट संबंधित कोई गाइडलाइन होती है, और डायबिटीज़ के मरीजों को खान पान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो हानिकारक साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हर डायबिटीज़ व्यक्ति का शरीर अपना अपना होता है, सबकी अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली और अपने कल्चरल बिलीफ्स होते हैं। सो हम कोई पर्टिकुलर डाइट किसी पर इन्फोर्स नहीं कर सकते, बट कुछ सिंपल चेंजेज हैं जो हम अपने डाइट में लाकर अपने शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम अगर अपने खाने पीने के विभिन्न तत्वों की बात करें, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। सो हम अपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदे का सेवन कम करना, सफ़ेद वाइट राइस अगर हम यूज करते हैं तो उसका सेवन हमें कम करना, और उसके बदले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका मतलब कि जैसे मल्टीग्रेन आटा या चोकर युक्त आटे का ज़्यादा इस्तेमाल करना। सब्जियों की क्वांटिटी, हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, रेशेदार सब्जियां, उनकी क्वांटिटी कम से कम 2 से 3 सर्विंग हमारे डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। सलाद भरपूर मात्रा में होना चाहिए। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो कम वसा वाली या कम फैट वाली प्रोटीन का इस्तेमाल, जैसे दूध और दही का इस्तेमाल करना चाहिए। फैट में स्पेशली अगर हम बात करें तो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रिच डाइट का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम डायबिटीज़ तो कंट्रोल कर सकते ही हैं, साथ साथ अपने दिल का भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है, जैसे हमें फ्रेश जूस या डिब्बे बंद जूस के अलावा हम फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को स्पाइक कम करती है। इसके अलावा हमें जैसे अल्कोहल का नियमित रूप से सेवन नहीं करना चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए। सो ये कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन हैं जिसे कर हम अपनी शुगर को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सभी डॉक्टर्स ने आज डायबिटीज़ के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से काफ़ी मदद मिलेगी। डॉक्टर, आपका हमारे दर्शक जो डायबिटिक है या जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, उनके लिए क्या संदेश है जिससे वो एक स्वस्थ और एक्टिव लाइफ जी सके? सबसे पहले डॉक्टर हामिद अशरफ जी आपसे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा। अभी जो एक रीसेंट ट्रेंड हमने ऑब्ज़र्व किया है अपनी ओपीडी में और अक्रॉस द वर्ल्ड ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि यूजुअली बूढ़े लोगों में होती है, 40s के बाद होती है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ओबेसिटी है, उसके अलावा स्क्रीन टाइम का बढ़ जाना है। तो अगर हमें एक हेल्दी नेशन बनाना है तो हमें अपने बच्चों की सेहत की भी केयर करनी है, जैसे कि हम उसके एजुकेशन के और बाकी नीड्स की केयर करते हैं। तो उनका जो स्क्रीन टाइम है वो रेगुलेट करना है, उनके जो फूड हैबिट्स हैं वो भी हमें अच्छे बनाने चाहिए कि जो जंक फूड्स हैं उसको कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद इस्तेमाल करें, और बच्चे हमारे फिज़िकली एक्टिव रहें, और जो स्क्रीन टाइम है उसको हम कम से कम रखने की कोशिश करें, ताकि जब ये बच्चे हेल्दी रहेंगे तो यही हेल्दी एडल्ट बनेंगे और इसकी वजह से हमें एक हेल्दी नेशन बनाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर उमेश कुमार गर्ग जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश है कुछ मिथ्स और बिलीफ्स को दूर करने के लिए। लोगों को मानना है कि मुझे डायबिटीज़ अभी जस्ट डायग्नोस हुई है तो मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं हुआ है, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन तो बहुत बाद में होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की तरह एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने परामर्शदाता चिकित्सक के पास जाते हैं तो एक शुरुआत में आपको कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कराना चाहिए। होता क्या है, डॉक्टर साहब मुझे तो सही दिख रहा है, आँखों की जांच के लिए क्यों कह रहे हो? मेरे गुर्दे में तो कोई समस्या मुझे लगी नहीं रही है, क्रिएटिनिन मेरा ठीक है। नहीं, क्योंकि जब तक ये लक्षण आते हैं बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो नंबर 1, अपने चिकित्सक से नियमित परामर्श लें। कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम शुरुआती स्टेज में ढूंढ सकते हैं तो विद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से हम उसको या तो हॉल्ट कर सकते हैं, इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका कॉम्प्लिकेशन ना हो। नियमित शुगर को कंट्रोल रखें, कॉम्प्लिकेशंस पर
रेगुलरली जो भी रिकमेंडेड है ईयरली, अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो उसको इवेल्युएट कराएं। अगर कोई समस्या है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर जिसमें आपके आँखों के डॉक्टर, गुर्दे के डॉक्टर, आपके फिजिशियन, डाइटिशियन सभी इन्वॉल्व हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए और उन सभी के संपर्क में रहते हुए उचित तरीके से उसका इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जी, योर मैसेज। जी, तो सबसे पहला संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा, क्योंकि डायबिटीज़ काफ़ी सारे लोगों में कोई लक्षण नहीं मिलते डायबिटीज़ के, तो इसको हमेशा मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इंडियन रेस में पाया गया है कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, तो नियमित तौर पे मॉनिटर करते रहें और यदि शुगर डायग्नोज होती है तो इनिशियल 5 इयर्स में इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। या स्टडीज़ में भी देखा गया है जिस व्यक्ति ने पहले 5 साल, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल हैं, यदि उसमें हमने शुगर्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया, प्रॉपर डाइट लेके, एक्सरसाइज करके, यदि हम 10 to 15% वेट लॉस कर लेते हैं और यदि प्रॉपर दवाइयों के माध्यम के द्वारा वज़न कम करके और शुगर को प्रॉपर कंट्रोल करके यदि शुगर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो बॉडी के अंदर से इंसुलिन बनने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और इनफैक्ट ये मेमोरी के फॉर्म में फीड हो जाती है, जिसको मेटाबॉलिक मेमोरी बोलते हैं। ये मेमोरी इवन 15 से 20 साल तक बॉडी में रहती है। इन लोगों में जिनने 5 साल में शुगर को बहुत अच्छे से मैनेज किया, 15 से 20 साल के बाद भी काफ़ी कम दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कॉम्प्लिकेशन होने के रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले तो इसको प्रॉपर डायग्नोस कर लें जल्दी से जल्दी, और जैसे ही डायग्नोस हो सही परामर्श के द्वारा इनिशियल 5 इयर्स को बहुत क्रूशियल ले और अच्छे से उसको मॉनिटर करें, मैनेज करें, तो आगे का कल हमारा काफ़ी बेहतर होगा। डॉक्टर सौरभ शिशिर अग्रवाल जी, आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश है कि डाइट के रिगार्डिंग काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं हमारे सबके अंदर। सो डायबिटीज़ को जो मैनेज करने के लिए हमें कोई भी फैट डाइट, क्रैश डाइट या डायबिटिक फ्रेंडली डाइट, सुपर फूड्स, काफ़ी कुछ मार्केटिंग होती है सोशल मीडिया पर, वो आपकी जेब पर भारी तो हो सकते हैं बट हो सकता है कि उससे उतना लाभ ना मिल सके आपको। सो आपको ये सब डाइट अधिक दिन तक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये देखा जाता है कि 3 महीने से ज़्यादा इन डाइट को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो आप अपने परिवार के साथ मिलकर सिंपल चेंजेस करें अपनी डाइट में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, और वो चेंजेस लाकर आप और आपका परिवार एक अच्छी जीवन शैली को निर्भर रूप से जी सकते हैं। तो डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है और हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। डायबिटीज और उसके मैनेजमेंट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा के माध्यम से जुड़ सकते हैं। डायबिटीज पर चर्चा पेज यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी है। आज के इस खास शो में इतना ही, लेकिन अगले पैनल के साथ हम जल्द ही मुलाकात करेंगे फिर से। धन्यवाद।